हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान अध्ययन की किताबें जो हैं आप लोगों के साथ में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 9 की हम राजस्थान अध्ययन की किताब के अंदर 5वां चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं। इससे पहले 4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 5वें चैप्टर के अंतर्गत राजस्थान में जन जागृति और प्रजा मंडल के बारे में अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में जन जागृति कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में कल मैंने आपको जो है इस चैप्टर की भूमिका बता दी थी, यानी कि राजस्थान के अंदर जो जन जागृति लाई जाती है वो किस प्रकार से आती है, कौन कौन से कारकों की वजह से आती है और असहयोग आंदोलन वगैरह में हमारा क्या इंपॉर्टेंस रहता है, वो सब चीजें अपन देख चुके थे। उसके अंदर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग फैक्ट्स थे, वो फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रजा मंडलों की जो स्थापना होती है वो किस प्रकार से होती है। तो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों के अंदर हम विभक्त कर सकते हैं। 3 चरणों के अंदर पहला चरण आ जाएगा 1927 ईस्वी से पूर्व। ठीक है, तो 1927 ईस्वी से पहले की अगर बात करें तो वो पहला चरण कहलाता है। फिर द्वितीय चरण है 1927 से 1938 ईस्वी। कब? 1927 से 1938 ईस्वी। और तीसरा चरण, तृतीय चरण है 1938 से 1949 ईस्वी तक। ठीक है, तो पहला चरण राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है 1927 से पूर्व, फिर 1927 से 1938 और तीसरा है 1938 से 1949 तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। ठीक है, और जो द्वितीय चरण था उसमें 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। कब? तो 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास करके देशी रियासतों में लोगों के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजा मंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। ठीक है, तो देखिए पहला चरण 1927 से पूर्व, दूसरा जो चरण था 1927 से 1938, तीसरा चरण जो है वो 1938 से 1949। फिर आपका जो प्रथम चरण था वो सामाजिक और मानवतावादी जो आपकी समस्याएं थी उन पर केंद्रित था। द्वितीय चरण 1927 में क्या होता है, तो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है और 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस कांग्रेस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव पास करके देशी रियासतों में लोगों के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 में क्या हुआ, तो 1938 के बाद में विभिन्न राज्यों में प्रजा मंडल या प्रजा परिषद जो होती है उसकी स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। पहले जो है अंग्रेजों वगैरह के विरुद्ध था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है आंदोलन किस और रुख लेते हैं, तो धीरे धीरे आंदोलन जो है सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं की ओर रुख लेते हैं और बाद में एक उत्तरदायी और जो है अच्छे प्रशासन की स्थापना के लिए जो है लगातार आंदोलन शुरू होते हैं। जब प्रजा मंडल की स्थापना हुई तो प्रजा मंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने ब्रिटिश भारत के सम्मान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए थे। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत जो था उसमें भी जो कुछ अलग अलग रियासतें थी उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए हुए थे। ऐसे संगठनों में 1918 ईस्वी में आपको बताया था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। 1919 ईस्वी के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। 1920 के अंदर अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई और इन संगठनों ने क्या करा, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें तीव्रता आई। तो आपके प्रजा मंडल की स्थापना से पूर्व जो कुछ आपके संगठन बने हुए थे, तो याद रखना 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा,
फिर एक साल के बाद 1919 में राजस्थान सेवा संघ, और फिर एक साल के बाद 1920 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की जो है स्थापना हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से सन में किसकी स्थापना हुई। तो 1918 में तो कौन सी, राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, और 1920 में अखिल भारतीय लोक परिषद की स्थापना हुई। इसके बाद प्रजा मंडलों की स्थापना। तो सर्वप्रथम प्रजा मंडलों की स्थापना 1931 ईस्वी में, कब, 1931 के अंदर जयपुर में की गई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रजा मंडल की स्थापना 1931 ईस्वी के अंदर जयपुर में की गई थी, लेकिन उसने वहीं से जो है राजनीति के अंदर एंट्री करके अपने आप घुसपैठ करना शुरू नहीं किया था। उसने जो है राजनीतिक रूप से 1938 में जो है शुरुआत करी। मारवाड़ में प्रजा मंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। कोटा में प्रजा मंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। और इसी वर्ष, जब 1938 की बात कर रहे हैं, तो इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजा मंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई। ठीक है, फिर एक साल बाद 1939 में भरतपुर में भी जो है प्रजा मंडल की स्थापना हुई। बूंदी ने प्रजा मंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्षों के बाद में, यानी 1944 में की थी, क्योंकि 1938 में जो है कोटा में प्रजा मंडल की स्थापना होती है। उसके 6 साल के बाद में कहां पर, तो आपके बूंदी राज्य के अंदर जो है प्रजा मंडल की स्थापना होती है। और 1945 में जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की गई। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई थी। सिरोही प्रजा मंडल की नहीं, सिरोही लोक परिषद की जो स्थापना है वो 1933 ईस्वी में होती है। और बंबई यानी कि मुंबई में भी की गई। ठीक है, तो जो ये सिरोही लोक परिषद है जो 1933 में बनता है, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बंबई यानी कि मुंबई के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। तो बताओ, अब आप जो नोट्स वगैरह बनाते हो, आप सोचते हो ये पढ़े वो पढ़े, इतने डीप में आपको नोट्स जो है अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेंगे। कितना अच्छे से एक्सप्लेन इसमें किया गया है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या, जयपुर के अंदर सबसे पहले स्थापना हुई थी 1931 में, लेकिन राजनीतिक रूप से, या ये कहें कि राजनीति में जो इस प्रजा मंडल ने प्रवेश किया वो 1938 में किया। फिर 1938 में ही आपके 1934 में मारवाड़ में प्रजा मंडल की स्थापना हुई। और इसके बाद में कोटा में प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में हुई। और आपके जो जयपुर है वो भी 1938 में एंट्री मारता है। तो जयपुर, और फिर आपका कौन, कोटा, और उदयपुर के अंदर मेवाड़ प्रजा मंडल, और अलवर के अंदर अलवर राज्य प्रजा मंडल। ये जो चारों हैं, अलवर, मेवाड़, जयपुर और आपका कोटा, ये चारों 1938 में जो है प्रजा मंडल गठित करते हैं। इसके बाद 1939 में भरतपुर में प्रजा मंडल की स्थापना हुई। बूंदी ने प्रजा मंडल की स्थापना करी, लेकिन कोटा ने जो 1938 में करी थी उसके 6 साल के बाद में, यानी 1944 में करी। और 1945 में जैसलमेर के अंदर प्रजा मंडल की स्थापना हुई। 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई। कहां पर यह स्थापना हुई थी, बंबई यानी मुंबई के अंदर। और बीकानेर लोक परिषद का गठन जो है वो 1936 में होता है। ठीक, चलो इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं जोधपुर में जो जन आंदोलन हुए उसको लेकर के। तो जोधपुर में जन आंदोलन, राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो जो जन आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अगर 1857 की क्रांति की बात की जाए तो वो नसीराबाद है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो जन आंदोलन की शुरुआत होती है, वो जन आंदोलन यानी लोगों के द्वारा जो आंदोलन शुरुआत की जाती है वो कहाँ किया जाता है, तो जोधपुर राज्य से होता है। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर आए थे। कब, तो जनवरी 1938 में। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में
जब अंग्रेजों ने देसी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देसी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज उठाई गई। और जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद से त्याग पत्र दिए, तो जोधपुर के जय नारायण व्यास, जो कि बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं, और इन्हीं के नाम पर राजस्थान के अंदर जो है, आप लोग आज भी जानते हैं, जोधपुर के अंदर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चलता है। तो जय नारायण व्यास ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया, और इस कारण से सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को जो है गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। ठीक है, तो जब जोधपुर में यह आंदोलन शुरुआत हुआ, तो फिर क्या करने लगे, तो जब यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, तो उन्होंने आह्वान किया और जो है लोगों को समझाया कि आपको अपनी आजादी के लिए सदैव तत्पर रहना है। और जब द्वितीय महायुद्ध के अंदर अंग्रेजों ने क्या करा, देशी राज्यों से बिना पूछे बिना परामर्श लिए ही सीधे ही उन लोगों को कहा कि आपको जो है युद्ध लड़ना है, वो भी कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसके विरोध में जो है मारवाड़ लोक परिषद जो था उसमें आवाज उठी, और जब इसमें आवाज उठी तो जो हमारे लोग थे, जो भारत के लोग थे, जो ब्रिटिश प्रांतों के अंदर कांग्रेस मंत्रिमंडलों में कार्य करते थे, उन्होंने वहां पर रोष जताया, यानी अपना विरोध प्रकट किया, और कई लोगों ने जो है इस्तीफा भी दिया, जिसमें जय नारायण व्यास जो है वो सलाहकार थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और इस कारण से सरकार ने फिर क्या किया, गुस्सा होकर 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद जो था उसकी जगह पर इन्होंने कह दिया सीधे ही कि जितनी भी लोक परिषद है उनको गैर कानूनी संस्था घोषित किया जाता है, और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया, जो भी उस समय के बड़े नेता रहे होंगे उनको सबको। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इनमें प्रमुख छात्र जो है वो है आपके जगदीश लाल, फिर जोरावर मल और मदन लाल। ठीक है, कौन कौन है, जगदीश लाल, जोरावर मल और आपके मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उनसे कहा कि तुम परीक्षा मत दो। 18 अगस्त 1942, कब की बात है, 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिटेक्टर थे फूलचंद बाफना, इन फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया, और नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसने 7वां डिटेक्टर बनाया गया था। तो जो 7वां डिटेक्टर बनाया गया था, है ना, किसके लिए, तो आंदोलन के लिए। छठे डिटेक्टर थे फूलचंद बाफना, उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर नागौर के रहने वाले थे शिवदयाल दवे, उनको बनाया गया था 7वां डिटेक्टर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 8वें डिटेक्टर के रूप में कौन था, तो तुलसीदास राठी, कौन थे, तुलसीदास राठी, उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और इस प्रकार से पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के जो तीन तीन डिटेक्टर थे उनको गिरफ्तार कर लिया। छठा डिटेक्टर कौन था, फूलचंद बाफना। 7वां डिटेक्टर कौन था, नागौर के शिवदयाल दवे। और 8वां डिटेक्टर कौन था, तो तुलसीदास राठी। क्लियर, समझ में आ गई बात। इस प्रकार से जो है ये प्रजामंडल आंदोलनों की अब क्या हो रही है, धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। ठीक, चलो इसके बाद में मारवाड़ की स्त्रियों ने भी जो है आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और 18 अगस्त 1942 को जो है 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई और घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध, जो आपका क्रुद्ध व्यवहार वाली जो जनता है भाई, जो एक बुरा व्यवहार कर रही थी फिर जनता, तो उन्होंने क्या करा, पुलिस को बुरा भला कहा, उस पर पत्थर फेंके। इनमें थे रमा देवी, ठीक है, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद, इनकी जो है पत्नी थी, कौन, तो कृष्णा कुमारी, दयावती, रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी, जो कि आपके इस प्रजामंडल आंदोलन जो जोधपुर में होता है, मारवाड़ वाले लोग जो है इसमें कार्यरत होती है। और
इन्होंने जो है क्या करा था, तो कुछ छात्रों को रोक करके जो पुलिस वगैरह थी उनको बुरा भला कहा, उनके ऊपर पथराव किया। क्लियर। इससे पूर्व उन्होंने सर, एक सेकंड, हाँ, इससे पूर्व जो है, यानी इससे पहले जो है, इन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास भी किया था। और 22 सितंबर 1942 को, कब? 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत भी गाए। किसने? तो सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधाना अध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। किसने? तो प्रधाना अध्यापिका है, जिनका नाम क्या है, तो आर्य समाज एक कन्या पाठशाला थी, वहां पर कार्य करने वाली एक प्रधाना अध्यापक रही होगी। उन्होंने सभा के अंदर अपना जोशीला भाषण भी दिया। इस प्रकार ये महिलाओं का योगदान है। जो मारवाड़ प्रजा मंडल है उसमें, या मारवाड़ का जो जन आंदोलन हो रहा है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है, वो मैंने आपको पीछे बता दिया। कुछ महत्वपूर्ण नाम है वो याद रखना, पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है। ठीक है। फिर देखो, बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 के अंदर जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। किसकी? जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की। कब? 1944 में। लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1946 के अंदर, 1946 के अंदर डाबरा कांड हुआ, जिसमें क्या हुआ, तो डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की और जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र थे हनुवंत सिंह। उनको गद्दी गद्दी आसीन कर दिया, यानी गद्दी पर बिठाया गया, गद्दी आसीन कर दी गई। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचारी को हटा दिया और अपने जागीरदारों व रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा और 1948 में जय नारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर जो है वो बृहत्तर राजस्थान में विलीन हो गया। ये बृहत्तर राजस्थान में विलीन होने का मतलब क्या है, ये आपको राजस्थान का जब एकीकरण अपन पढ़ेंगे, अगला चैप्टर अपना राजस्थान का एकीकरण ही है, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो आज आप राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर आपको जो आज 50 जिले देखने को मिल रहे हैं, वो कैसे बनता है, किस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये जिला व्यवस्था वगैरह सब कुछ आता है, ये पूरी डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए। तो इस प्रकार जो है जोधपुर फिर अब राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित हो जाता है। फिर जोधपुर का जो जन आंदोलन था वो समाप्त हुआ और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बीकानेर के जन आंदोलन के बारे में। ठीक है। बीकानेर में अब हम जन आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बीकानेर के महाराजा हैं गंगा सिंह जी। वो एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, नगर पालिकाओं का भी निर्माण करके सुधारक की भूमिका भी निभाई। ठीक है। परंतु जन आंदोलन के उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के हैं स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। तो ये याद रखना कि बीकानेर के अंदर जो जन जागृति लाने के लिए सबसे पहले आते हैं वो है चूरू के गोपाल दास जी। ठीक है, स्वामी गोपाल दास। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उनके जो 8 साथी थे उनको फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी। मदाराम वेद, कौन है? मदाराम वेद
ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर के बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना करी। तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कहां पर होती है? कलकत्ता के अंदर होती है। कौन करता है? तो मदाराम वेद जो है वो राजा के आतंक से परेशान होकर के कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता जाकर के फिर जो है बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद में शार्दुल सिंह, कौन? शार्दुल सिंह जो है वो राजा बने और पिता की तरह ही पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा और 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 में बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की जो है स्थापना की गई। कब? 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास करके क्या किया गया? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें एक थी राज्यसभा, दूसरी थी धारासभा। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाई कोर्ट का भी गठन किया गया। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा, क्या? केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे और बीकानेर ने बृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। इस प्रकार से बीकानेर बृहद राजस्थान में शामिल होता है। इसके बाद लंबे समय के इंतजार के बाद में दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही है और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। लेकिन कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार जो है बनाई जाएगी और जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है। और 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी और फरवरी के बाद 18 मार्च 1948 को, कब? 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्री परिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य था राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिला जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका और प्रजामंडल जो है चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया और केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे जो है प्रस्तावित जो है चुनाव भी रद्द करने पड़े। और इसके अंदर ऐसा कोई सच इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको याद रखना पड़े। ये जो है प्रजामंडल स्थापना जो हो रही है और ये देश आजाद हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से अभी संविधान जो है वो लागू नहीं होता है। तब तक की ये सभी बातें हैं। उसके बाद जैसे ही संविधान लागू हो जाएगा फिर तो सब चीजें चेंज हो जाती है। तो ये प्रजामंडल की स्थापना को लेकर के सरकार वगैरह बनाई जा रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर जिला पहले एक राज्य हुआ करता था, तो राज्य के पास में अपना खुद का हाईकोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब हुआ करती थी। ये उसी की बात हो रही है, लेकिन इसमें सच कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नहीं है। ये सब आरएएस के मेंस एग्जाम में काम आ सकते हैं या फिर हमारे को जो है अगर हिस्ट्री की समझ विकसित करनी हो तो काम आते हैं। बाकी लैब असिस्टेंट और जो रीट वगैरह वनडे एग्जाम है उनके अंदर इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसी बीच जो है कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी, संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देशी राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने का
लिए आमंत्रित किया गया और महाराजा सादुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय लिया और उसने जो है अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 28 अप्रैल 1947 को, ये फैक्ट याद रखना, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के एम पन्नीकर, कौन है, के एम पन्नीकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। किसने? तो बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था? के एम पन्नीकर, जो आपके 28 अप्रैल 1947 को संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण करते हैं और 3 जून 1947 को, कब? 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की घोषणा हुई और जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देशी नरेशों के समक्ष यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहे या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो। महाराजा सादुल सिंह ने जो है बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया था। इस प्रकार से बीकानेर के अंदर जन आंदोलन समाप्त हुआ और बीकानेर भी जो है राजस्थान के अंदर और पूरे भारतीय संघ के अंदर किस प्रकार से आता है, ये हमने देखा। ठीक है, तो जोधपुर का जन आंदोलन और बीकानेर का जन आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ में जो अगला हमारे पास में आता है वो आता है जैसलमेर के अंदर जन आंदोलन, और जैसलमेर में जन आंदोलन के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।